नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज की खास पेशकश इंटरनेशनल खबरें, जिसमें हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेबनान में मंगलवार को पेजर धमाकों के बाद दूसरे दिन बुधवार को वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई तो करीब 3000 लोग घायल हुए हैं। यह धमाके कहां हुए और इजराइल ने आखिर कैसे दिया इतने बड़े हमले को अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। लेबनान में मंगलवार को पेजर में हुए धमाकों के बाद अब लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए हैं। इस हमले में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजधानी बेरूत के कई इलाकों में सोलर सिस्टम में भी धमाकों की जानकारी सामने आई है। इनमें से एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के जनाजे के समय हुआ। वह 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाकों में मारा गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को एक दूसरे से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन वॉकी टॉकी का नाम आईकॉम V82 है, जो जापान में बनती है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में यह दूसरा बड़ा तकनीकी हमला है। इससे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। ये पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट होते हैं। इन्हें इस साल की शुरुआत में लेबनान भेजा गया। मंगलवार को इन पेजर्स पर एक मैसेज आया जिसने विस्फोटक को एक्टिव कर दिया। हमले में 32 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हिजबुल्लाह के सदस्य और कई बच्चे शामिल हैं। इस हमले में 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हुए। बीते 2 दिनों में धमाकों के 3 पैटर्न में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन धमाकों के बाद लोग मोबाइल फोन छूने से डर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को हिदायत दी है कि वे अपने फोन की बैटरी निकाल कर फेंक दें। लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके इजरायली हैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं राजधानी बेरूत में बड़ी संख्या में घरों पर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को इस मामले में आपात बैठक भी बुलाई। लेबनान में 2 दिन में 3 तरीकों से हुए धमाके। पहला मंगलवार करीब 3000 पेजर में ब्लास्ट, 12 मौतें, 3000 घायल। दूसरा बुधवार वॉकी टॉकी में धमाके, 20 मौतें, 450 लोग घायल। तीसरा हमला गुरुवार को सोलर सिस्टम में धमाका, 6 लोग घायल हुए। वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी ने कहा कि 10 साल पहले ही इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉकी टॉकी बनाने वाली जापानी कंपनी आईकॉम इंक ने लेबनान में जिस मॉडल की वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा था, उसका प्रोडक्शन 10 साल पहले ही बंद हो गया था। कंपनी ने कहा कि वो अभी तय नहीं कर पाई है कि ब्लास्ट होने वाले वॉकी टॉकी नकली हैं या फिर उनकी ही कंपनी के हैं। ईरान ने इजराइल को पलटवार की दी धमकी। इधर ईरान ने कहा कि वह लेबनान में घायल हुए राजदूत मुजतबा अमानी का बदला लेंगे। ईरानी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में बुधवार को कहा कि उसके पास इस तरह के अपराधों का जवाब देने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। लेबनान में मंगलवार को हुए पेजर धमाकों में ईरान के राजदूत घायल हो गए थे। इस हमले में मुजतबा की एक आंख खराब हो गई।
और दूसरी आंख में चोट लगी है। हालांकि बाद में ईरान ने दावा किया था कि उसके राजदूत घायल हुए हैं, मगर उनकी आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने आईडीएफ और मोसाद की तारीफ की। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल डिफेंस फोर्स के साथ साथ देश की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की उपलब्धियों की तारीफ की है। अमेरिका ने कहा, ब्लास्ट में हमारा हाथ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बुधवार को व्हाइट हाउस में कहा कि लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में अमेरिका शामिल नहीं है। एक रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से 48 घंटों में तीसरी बार बात की। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने में जुटा हुआ है। इससे पहले दोनों नेताओं ने मंगलवार को 2 बार बातचीत की थी। पहली बातचीत में गैलेंट ने बताया था कि इजराइल लेबनान में एक ऑपरेशन करने जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। धमाकों में कई लोगों की मौत हुई, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए सीरियल पेजर ब्लास्ट थे, लेकिन इनमें आम लोग भी हताहत हुए। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है। बहरहाल इन हमलों के बाद ईरान पूरी तरह से आग बबूला हो गया है। अब ईरान इन हमलों के बाद क्या कदम उठाता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। रूस से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर यह है कि रूस एक बार फिर से अपनी सेना को बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत रूसी सेना में 1,80,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। आखिर कितनी बड़ी हो जाएगी रूसी सेना, जानिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच रूस एक बार फिर अपनी सेना में इजाफा करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक रूसी सेना में 1.80 लाख सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसमें रूसी आर्मी में कुल सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 23.8 लाख हो जाएगी। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 15 लाख होगी। बताया जा रहा है कि रूस सैनिकों की भर्ती दिसंबर में कर सकता है। वहीं एक्टिव सैनिकों के मामले में फिलहाल रूस से आगे चीन, भारत और अमेरिका है। नई भर्ती के बाद एक्टिव सैन्य कर्मी के मामले में वह दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास करीब 20 लाख एक्टिव सैन्य कर्मी हैं। वहीं भारत के पास करीब 14 लाख एक्टिव और अमेरिका के पास 13 लाख एक्टिव सैन्य कर्मी हैं। 25 महीने में तीसरी बार बढ़ेगा रूसी सेना का आकार। फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग की शुरुआत होने के बाद यह तीसरी बार है जब पुतिन ने सेना का आकार बढ़ाया है। पुतिन ने अगस्त 2022 में 1.37 लाख सैनिकों की बढ़ोतरी का आदेश दिया था। इससे रूसी सेना में कुल सैनिकों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई थी। इसमें 11.5 लाख एक्टिव सैनिक थे। इसके बाद दिसंबर 2022 में रूसी सेना में 1.70 लाख और सैनिक बढ़ाए गए। इससे कुल एक्टिव आर्मी 13.2 लाख हो गई। रूस ने 80 साल में पहली बार जमीन गंवाई। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों की संख्या बढ़ाने का पुतिन का यह आदेश इसलिए भी अहम है
क्योंकि पिछले महीने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना घुस गई थी। यूक्रेन ने रूस के करीब 1175 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था जब रूस ने इतनी जमीन गंवाई। हालांकि अब रूस ने अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेनी सेना के बीच कुर्स्क के कई इलाकों में मुठभेड़ हुई। इसी बीच रूस ने पूर्वी डोनबास इलाके में अहम यूक्रेनी शहर पोक्रोवस पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है। जेलेंस्की ने मिसाइल इस्तेमाल करने की मांगी मंजूरी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर अपने सहयोगी देशों से रूस के रणनीतिक ठिकानों पर हमले की मंजूरी मांगी है। जेलेंस्की ने कहा है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते तक यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का मन बना लिया था, लेकिन पुतिन की चेतावनी के बाद उन्होंने इरादा बदल लिया। दरअसल पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने कहा था कि अगर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होता है तो माना जाएगा कि नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल है। पुतिन की चेतावनी के बाद व्हाइट हाउस को बयान जारी करना पड़ा। इस बयान में कहा गया कि फिलहाल यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सप्लाई करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल रूस का अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का यह फैसला रूसी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम जरूर करता नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। साथ ही भारत पर एक आरोप भी लगाया है। क्या है ये आरोप और क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मिशिगन में चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी शानदार व्यक्ति हैं, वे अपने काम में बेहद अच्छे हैं। इस दौरान ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका से व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल करता है। भारत के साथ फ्री ट्रेड पर ट्रंप। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के साथ फ्री ट्रेड पर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि भारत आयात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। राष्ट्रपति बनने पर मैं अमेरिका में रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी लागू करूंगा, यानी जो देश हम पर इंपोर्ट के लिए जितना टैक्स लगाएगा हम भी उतना ही टैरिफ लेंगे। अगर किसी देश ने 250 गुना चार्ज लगाया तो हम भी इतना ही टैक्स लेंगे। इससे या तो उस देश से समझौता होकर फ्री ट्रेड शुरू हो जाएगा या फिर अमेरिका में इंपोर्ट के जरिए आने वाला रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दरअसल पीएम मोदी 21 सितंबर को 3 दिन के दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान वे क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। यह बैठक राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर में हो रही है। भारत ने अमेरिका से एक्सचेंज की क्वाड की मेजबानी। हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए बने क्वाड संगठन की बैठक इस साल भारत में होने वाली थी, लेकिन अब भारत ने क्वाड समिट होस्ट करने की अपनी बारी को अमेरिका के साथ एक्सचेंज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2025 में क्वाड होस्ट करेगा। दरअसल पहले भारत में क्वाड समिट जनवरी 2024 में होने वाली थी। हालांकि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के पास समय न होने का हवाला देते हुए समिट को सितंबर तक के लिए टाल दिया था। अब बैठक अमेरिका में होने से बाइडेन को बतौर राष्ट्रपति आखिरी समिट होस्ट करने का मौका मिलेगा। क्वाड बैठक के बाद 22 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के नसाउ वेटरन मेमोरियल कॉलोजियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे।
इस इवेंट को मोदी एंड यूएस प्रोग्रेसिव टुगेदर नाम दिया गया है। इसमें शामिल होने के लिए 24,000 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पीएम मोदी अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। इसका मकसद भारत और अमेरिका के बीच एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। यात्रा के आखिरी दिन 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में यूएन के समिट फॉर द फ्यूचर में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे दुनिया के सबसे बड़े खतरों पर स्पीच भी देंगे। इस समिट का मकसद सबसे अहम चुनौतियों से निपटने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना है। समिट में दुनिया भर के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक के अलावा मोदी कई देशों के लीडर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। भारत और अमेरिका के बीच बायोलेटरल ट्रेड 118.3 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। यानी इस अंतराल में भारत और अमेरिका ने 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और वहां से कम सामान खरीदता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। साउथ चाइना सी से उठे यागी तूफान की वजह से वियतनाम में भारी तबाही आई है। तूफान इतना खतरनाक था कि पूरा गांव का गांव मिट्टी में दब गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोग लापता हैं। वहीं भारत ने इस मुश्किल समय में वियतनाम को $1 मिलियन की मदद भेजी है। भारत ने तूफान यागी के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित वियतनाम की मदद के लिए $1 मिलियन यानी लगभग 8.4 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी है। भारत ने इसे ऑपरेशन सद्भाव नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने वाटर फिल्टर, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन और सोलर लालटेन जैसी कुल 35 टन की राहत सामग्री भेजी है। इस सामग्री को रविवार रात वायुसेना के C-17 विमान से भेजा गया है। यागी से वियतनाम में हुए नुकसान के बाद प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने वियतनाम के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। वियतनाम के अलावा भारत ने यागी से प्रभावित म्यांमार और लाओस को भी राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी है। अब तक 200 से ज्यादा की मौत। वियतनाम में तूफान यागी के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 10 सितंबर को लाओ काई प्रांत में भूस्खलन के कारण एक गांव मिट्टी में दब गया। मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे 500 मीटर दूर एक पहाड़ से मिट्टी और चट्टानें बहकर आई, जिससे पूरा गांव मिट्टी में समा गया। इस गांव में 37 घर थे, जिनमें 158 लोग रहते थे। भूस्खलन के बाद स्थानीय लोग 17 घायल लोगों को अस्पताल ले जाने में सफल रहे थे। जानकारी के अनुसार 42 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं कई लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। 3 दशक में सबसे शक्तिशाली तूफान। साउथ चाइना सी से उठा तूफान यागी 3 सितंबर को वियतनाम की तरफ बढ़ गया था। इसके 2 दिन बाद ये सुपर तूफान में बदल गया था, जिसकी वजह से 201 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी थी। 8 सितंबर को तूफान यागी वियतनाम के उत्तरी तट से टकराया था। तट से टकराने के बाद हवाओं की रफ्तार कुछ कम होकर 149 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान यागी इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है। वहीं वियतनाम में 3 दशक के बाद इतना शक्तिशाली तूफान आया है। तूफान के बाद हुई भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति ने राजधानी हनोई समेत देश के उत्तरी इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद भारत की तरफ से पहुंचाई गई यह सहायता वियतनाम को उबरने के लिए मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के एक हथियार डिपो पर बड़ा ड्रोन हमला किया है।
डिपो में कई मिसाइलें, बम और गोला बारूद भारी मात्रा में मौजूद था। हमले के बाद यहां जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आग 6 किलोमीटर तक दिखाई दी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से बताया गया कि रूस के तुवेर क्षेत्र में यह हमला किया। यहाँ कई मिसाइलें, बम और गोला बारूद तबाह हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले में टोरोपेट्स शहर के रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हथियार डिपो में बड़ा धमाका हुआ। इसमें इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई थी। इसके अलावा यहाँ तोचका यू टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और कई गाइडेड बम मौजूद थे। हमले के बाद 6 किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। इस दौरान भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए। यूक्रेन के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि जहां ड्रोन अटैक किया गया, वहां रूस के अपने हथियारों के अलावा नॉर्थ कोरिया से मिली मिसाइलें भी मौजूद थी। वहीं इस हमले को यूक्रेन की इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने मिलकर अंजाम दिया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने रात भर में यूक्रेन के 54 ड्रोन्स को मार गिराया। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ, इसकी अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक जानकारी के अनुसार रूस ने अपनी मिसाइलों, बमों और गोला बारूद को रखने के लिए एक बड़ा हथियार डिपो बनाया। इसे सन 2015 में 326 करोड़ में तैयार किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहते हैं। इसमें मदद के लिए वे अमेरिका पर दबाव भी बना रहे हैं। जेलेंस्की ने 31 अगस्त को एक वीडियो जारी कर बताया था कि 30 अगस्त को रूस ने खार्किव पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई और 97 लोग घायल हुए। जेलेंस्की ने कहा था कि इन हमलों को तभी रोका जा सकता है जब यूक्रेन रूस की एयरफील्ड और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। हम हर रोज अपने सहयोगी देशों से इस पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके क्रुस्क के इलाके पर कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। वहीं 20 दिनों में यूक्रेन के हमलों में रूस के 31 नागरिकों की जान जा चुकी है। 2006 में रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। इसे शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बड़ी इमारतों और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को ले जाती है। यह छोड़े जाने के बाद तेजी से ऊपर जाती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आते ही दुश्मन को तबाह कर देती है। रूस इस समय 9K720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। यह 700 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। बहरहाल यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके क्रुस्क के इलाके पर जब से कब्जा किया है, तब से यूक्रेन रूस पर हावी होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।